नमस्कार। मनोविज्ञान के छात्रों और इस विषय में गहरी दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के निदान को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक भ्रांतियों और कलंक भरे पुराने शब्दों को पीछे छोड़ते हुए हम आधुनिक विज्ञान और DSM-5 के एकदम सटीक नैदानिक मानदंडों तक पहुंचे हैं। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के हमारे सिलेबस या रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे, फिर DSM-5 के नए ढांचे को डिकोड करेंगे, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की अहम भूमिका को समझेंगे, दोहरे निदान की गुत्थी सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब चीज़ें उपचार और समावेशी शिक्षा को कैसे बेहतर बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से, कलंक से विज्ञान तक। आज की आधुनिक नैदानिक सटीकता की अहमियत समझने के लिए हमें इतिहास में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली के उस सफ़र को देखना होगा जो काफ़ी चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में जो शब्द विशुद्ध रूप से चिकित्सा शब्दावली का हिस्सा थे, वे कैसे समय के साथ समाज में अपमानजनक गालियों में बदल गए। 16वीं सदी में इम्बेसिल और 1895 में रिटार्डेड जैसे शब्द क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए प्रयोग होते थे। लेकिन जब ये शब्द आम बोलचाल में अपमान के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो बदलाव अनिवार्य हो गया। फिर 2010 में अमेरिका में रोज़ा का कानून यानी रोज़ाज़ लॉ पारित हुआ। इसने एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव किया और मानसिक मंदता की जगह सम्मानजनक शब्द बौद्धिक अक्षमता को स्थापित किया। और सच कहें तो इसी सामाजिक बदलाव ने DSM-5 के अपडेट्स की नींव रखी। अब देखते हैं कि क्लिनिकल दुनिया में इसका क्या असर हुआ। पुराने DSM-4 और नए DSM-5 के बीच का ये अंतर सच में एक गेम चेंजर है। पुराने संस्करण में इस स्थिति को एक्सेस 2 पर रखा जाता था, जिससे कई बार इसे अन्य मानसिक स्थितियों के मुकाबले किनारे कर दिया जाता था या कम आंका जाता था। लेकिन DSM-5 ने इस पूरी बहुअक्षीय प्रणाली को ही खत्म कर दिया। अब सब कुछ एक एकल अक्षीय यानी सिंगल एक्सिस प्रणाली पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि बौद्धिक अक्षमता का मूल्यांकन अब अन्य सभी मानसिक स्थितियों के साथ बिल्कुल समान महत्व देकर किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे मुख्य हिस्से खंड 2 में प्रवेश करते हैं, DSM-5 नैदानिक ढांचा। ये वो हिस्सा है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हर उभरते हुए क्लिनिशियन के टिप्स पर होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि DSM-5 केवल किताबी ज्ञान या टेस्ट कोर्स पर निर्भर नहीं है, ये असल जिंदगी को देखता है। इसके लिए अनुकूली कार्य प्रणाली यानी अडेप्टिव फंक्शनिंग के 3 डोमेन तय किए गए हैं। पहला है वैचारिक या कंसेप्चुअल डोमेन, जिसमें भाषा, पढ़ना और गणित आता है। दूसरा है सामाजिक डोमेन, व्यक्ति सहानुभूति कैसे दिखाता है, दोस्त कैसे बनाता है। और तीसरा है व्यवहारिक डोमेन, यानी रोजमर्रा के काम जैसे खुद की देखभाल, पैसों का प्रबंधन। DSM-5 इन तीनों के जरिए ये मापता है कि कोई व्यक्ति हर रोज की चुनौतियों का सामना वास्तव में कैसे करता है। और ये रहा आपका अल्टीमेट एग्जाम प्रेप समरी टेबल। ध्यान दें, लक्षण 22 वर्ष की आयु से पहले शुरू होने चाहिए और IQ 70 के आसपास या उससे कम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ IQ ही सब कुछ नहीं है। चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए 8 साल का एक बच्चा है राहुल। उसका IQ 70 है, लेकिन असली बात यह है कि वो खुद कपड़े पहनने में, जो कि व्यवहारिक डोमेन है, और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में, जो सामाजिक डोमेन है, काफी संघर्ष पड़ता है। तो एक पेशेवर के रूप में हम सिर्फ एक संख्या नहीं देखते, बल्कि राहुल की पूरी तस्वीर को देखकर एक सटीक डायग्नोसिस करते हैं। व्यवहार संबंधी इन मानदंडों को समझने के बाद अब रुख करते हैं खंड 3 का, आनुवांशिक मूल और उत्परिवर्तन। अब हम व्यवहार से निकलकर सीधे बायोलॉजी की दुनिया में जा रहे हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बस इस आंकड़े पर गौर करें। दुनिया भर में बौद्धिक अक्षमता का अनुमानित प्रसार 1% है। देखने में ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन वैश्विक आबादी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संख्या है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जेनेटिक रिसर्च इतना ज्यादा मायने रखती है। क्या हम कभी सोचते हैं कि कई बार ये स्थिति उन परिवारों में क्यों दिखाई देती है जहां इसका कोई भी पुराना इतिहास ही नहीं है? इसका जवाब अक्सर डी नोवो उत्परिवर्तन में छिपा होता है। ये ऐसे जेनेटिक बदलाव हैं जो बिल्कुल अचानक पहली बार माता-पिता के जर्म सेल या निषेचित अंडे में होते हैं। विज्ञान की दुनिया में ये खोज सच में क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमें गंभीर मामलों के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण समझाती है।
और ये ग्राफ इस बात को शानदार तरीके से दिखाता है कि आज विज्ञान किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2010 के बाद से पहचाने गए जीनों की संख्या में इस भारी वृद्धि को देखिए। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसी एडवांस तकनीकों ने रिसर्च की दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिससे ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड दोनों तरह के बीमारी पैदा करने वाले जीनों को खोजना अब बहुत तेज हो गया है। इसी से जुड़ा ये दूसरा ग्राफ भी देखिए। 1970 के दशक से लेकर 2015 तक हमारी नैदानिक उपज यानी डायग्नोस्टिक यील्ड का ये ऊपर की ओर जाता ग्राफ बहुत ही स्पष्ट है। आज हमारा जेनेटिक परीक्षण इतना सक्षम है कि वो कई गंभीर मामलों में एकदम सटीक मोलिकुलर डायग्नोसिस दे सकता है, और जब हमें सटीक कारण पता होता है तो जाहिर है उपचार और भविष्य की योजना बनाना कहीं अधिक आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, दोहरा निदान और सहघटना। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बौद्धिक अक्षमता शायद ही कभी एकदम अकेली होती है। इस चार्ट के इस हिस्से पर नज़र डालिए। 35%, यह लगभग उन लोगों का प्रतिशत है जो बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौती जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन का भी सामना करते हैं। इसी को हम डुअल डायग्नोसिस या दोहरा निदान कहते हैं। किसी भी प्रभावी देखभाल की शुरुआत इस बात को पहचानने से ही होती है। और बिल्कुल इसीलिए प्रोफेशनल्स के लिए इस बायोसाइकोसोशल दृष्टिकोण को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझिए, यदि किसी व्यक्ति के पास सुरक्षित आवास या अच्छा सामाजिक समर्थन नहीं है, तो क्या वो मेडिकल या मनोवैज्ञानिक उपचारों का पूरा फायदा उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा पूरे व्यक्ति, उसके शरीर, मन और सामाजिक परिवेश तीनों को एक साथ देखना होता है। अब हम अपने अंतिम चरण खंड 5 में पहुंच गए हैं, उपचार और समावेशी शिक्षा। यहां हम देखेंगे कि यह सारी वैज्ञानिक जानकारी असल में लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाती है। नैदानिक जानकारी को जमीनी स्तर पर लागू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है IEP यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान है। ये शिक्षकों, माता-पिता और विशेषज्ञों की एक टीम को साथ लाता है, ताकि DSM-5 के डायग्नोसिस के आधार पर छात्र के लिए एकदम कस्टमाइज्ड गोल्स सेट किए जा सकें, और वो भी एक ऐसे माहौल में जो उस पर कम से कम पाबंदियां लगाए। आइए देखते हैं कि ये क्लासरूम में कैसे काम करता है। अनुकूली शिक्षण प्रथाएं सच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। जब हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाते हैं, विजुअल शेड्यूल्स और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि हर एक बच्चा क्लास में पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग ले सके। और हाँ, नियमित समीक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से हम भी अपने तरीके बदलते रहें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक विचार जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, जैसे जैसे हम पुराने कलंक से निकलकर विज्ञान की ओर बढ़े हैं, वैसे ही भविष्य के ये आधुनिक कार्यात्मक मूल्यांकन और समावेशी प्रथाएं कल के शिक्षकों और चिकित्सकों को कितना और सशक्त बनाएंगी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस जानकारी का उपयोग एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए कैसे करते हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।